Hello everyone, today is day 16 of best 30 day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. Topics to be covered in the chapter. ये topics reflection of lights के हैं और ये topics refraction of light के हैं. हम पढ़ रहे थे reflection of light. reflection of light में हमने ये टॉपिक्स पुरानी वीडियोस में पढ़ लिए हैं. अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर, स्पेशली कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर, ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर के लिए ये वीडियो है. कॉनकेव मिरर होता क्या है एक बार देख लेते हैं. ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसके पीछे की साइड पे पॉलिश्ड होता है और इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ये है. यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकल लेंथ यानी फोकस, और ये हमारा पोल है. एफ और पी की जो लेंथ है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और सी से लेकर पी तक की जो दूरी है, जो लेंथ है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट है रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर. ये रूल्स अगर हमें ध्यान में रहेंगे तो हम जो एक्चुअल रे डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे. अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से वापस चली जाती है. ये हमारा पहला रूल है. अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. सेकेंड रूल में अगर कोई लाइन प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है. ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल एक दूसरे के अपोजिट हैं. सेकंड रूल कहता है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट रूल में अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर आती है तो वो रे वापस उसी पाथ से चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो थर्ड रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज़ नॉर्मली इंसिडेंट रे. यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो सेम उसी पाथ पे वापस चला जा रहा है. नेक्स्ट में अगर कोई रे पोल ऑफ कर्वेचर पे आती है, पोल ऑफ कर्वेचर पोल ऑफ कॉनकेव मिरर के ऊपर आती है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है एंगल आई और एंगल आर के साथ, जो कि वीकली एक बराबर होते हैं. वीकली का मतलब लगभग एक बराबर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक बराबर होते हैं. तो फोर्थ रूल है अ रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली टू द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड और वीकली मेकिंग इक्वल एंगल्स. अगर ये सारे रूल्स, ये चार रूल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है, पहला रूल, दूसरा रूल और यहाँ पे है तीसरा और चौथा रूल, ये आपने नहीं ध्यान दिया है तो आप एक बार वीडियो को बैक जाइए और ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन सारे रूल्स के हिसाब से हम आगे बढ़ के कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत सारे डायग्राम्स समझने वाले हैं. एक बार और देख लेते हैं कॉनकेव मिरर की कौन कौन सी पोजीशंस के बारे में हमें पढ़ना है. ये कॉनकेव मिरर है, इसके पीछे की साइड पे पॉलिश्ड होता है और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ये ड्रॉ कर दिया है. प्रिंसिपल एक्सिस की पोजीशंस होती है, ये पोल पॉइंट होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे फोकस पॉइंट है. अब इस कौन कौन सी पोजीशंस पे हमें स्टडी करनी है इसके बारे में समझते हैं. ये है हमारा इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब है जहाँ से हम दूरी को नाप नहीं सकते. इस पोल से अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इन्फिनिटी, जहाँ से हम पोल से इन्फिनिटी की दूरी नाप नहीं सकते. दूसरा पॉइंट है सी के पीछे, बियॉन्ड सी. थर्ड पॉइंट है एट सी. अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और सी और एफ के बीच में है तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है. और अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एफ पे है. और अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो ये सिक्स पोजीशन है. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन से लेकर सिक्स पोजीशन तक आ रहा है, और हमें इन सिक्स पोजीशन के रे डायग्राम्स पढ़ने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है यानी इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज, उसका रे डायग्राम, उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा. ऐसे ही बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगा, एट सी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और पी के बीच में यानी सिक्स पोजीशन पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी. तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके. फर्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इसकी
जो रे डायग्राम्स हैं यानी जो लाइंस हैं वो पैरेलल आती हैं। तो आपको पता है कि जब लाइंस पैरेलल आती हैं तो फोकस से वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइंस आके मीट हो रही हैं, तो इमेज जो होगी वो एफ के ऊपर बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइंस क्रॉस कर रही हैं। फिर साइज, पॉइंट और हाईली डिमनेस्ड, अगर हम सूर्य को देखेंगे मिरर, कॉन्केव मिरर के अंदर, तो सूर्य के साइज़ के हिसाब से इमेज जो बन रही है वो बहुत छोटी बन रही है, इसलिए हम कहते हैं पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमनेस्ड। रियल इसलिए क्योंकि लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, और इन्वर्टेड इसलिए कि सूर्य के इन्वर्टेड डायग्राम हम यहाँ पे देख पाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, उसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो उसका क्या होगा। तो पहली रे आएगी जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, और दूसरी रे आएगी जो सी से वापस उसी दिशा में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज है वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे जो इमेज है वो एफ एंड सी के बीच में है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और इमेज जो है वो है हमारा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जो कि सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो इमेज की पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी है। नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल इसलिए क्योंकि लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, और साइज़ जो है वो डिमनेस्ड है। आप देखेंगे कि ए बी का जो साइज़ है उसके हिसाब से यहाँ पे बी डैश और ए डैश का जो साइज़ है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, और बहुत छोटा है ए बी के हिसाब से, बट पॉइंट साइज़ नहीं है जो आपने पहले डायग्राम में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। ये इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग डायग्राम है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर सी के ऊपर है तो ये लाइन पैरेलल आ रही हैं और फोकस से वापस चली जा रही हैं, और दूसरी लाइन है जो कि फोकस पे आ रही हैं और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जा रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइंस यहाँ पे आगे आपस में क्रॉस कर रही हैं इस पोजीशन पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी सी के ऊपर है, ऑब्जेक्ट ए बी सी के ऊपर है, और ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश भी सी के ऊपर है, बट उसकी जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं। सेम साइज एट एस एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है ए बी, उसी सेम साइज का इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश। नेक्स्ट पोजीशन है अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे यानी सी और एफ के बीच में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो ये लाइन एक जाती है जो एफ से वापस चली जाती है, और दूसरी लाइन अगर सी से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी सी के पाथ पे, जो हमने रूल्स में पढ़ा था। अगर ये लाइंस दोनों रिफ्लेक्टेड होती हैं, एक एफ के गई है और एक सी के वापस गई है, तो ये लाइन यहाँ पे आके मीट हो रही है, मतलब सी के पीछे आके मीट हो रही हैं। तो इमेज जो होगी वो पोजीशन, इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, सी के पीछे यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं इस पोजीशन पे, तो बियॉन्ड सी होगा। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब है कि ये लाइंस यहाँ पे एक्चुअली में क्रॉस हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अपीयर हो रही हैं कि क्रॉस हो रही हैं। और साइज जो होगा वो एनलार्ज्ड होगा। अब आपने समझ लिया होगा कि सबसे पहले साइज जो था वो पॉइंट साइज था, डिमनेस्ड था, उसके बाद डिमनेस्ड हुआ, फिर सेम साइज हुआ। अब सेम साइज से थोड़ा सा बड़ा इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब अगर यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो बनेगी वो उससे बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है, इस एफ पॉइंट के ऊपर है तो क्या होगा। इस ऑब्जेक्ट एफ पे है तो ये पहली रे आएगी जो एफ से वापस चली जाएगी, और दूसरी रे सी वाली तो इधर जाएगी और सी से ही वापस चली जाएगी। तो ये दोनों रेज जो हैं वो आखिर में आके इन्फिनिटी पे मिलेंगी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर जाके ये दोनों एच और जी रे मिलेंगी। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मतलब ये दोनों रेज आखिर में जाके मिलेंगे तो सही इन्फिनिटी पे यानी बहुत दूर, इसलिए रियल होगा। इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब ए बी ऊपर की तरफ है तो इस तरीके से ए डैश और बी डैश इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। और फिर हाईली एनलार्ज्ड, यहाँ पे जो केस है वो हाईली एनलार्ज बनेगा, मतलब बहुत बड़ा इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डायग्राम है सिक्स्थ,
मैन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है तो एक रे जाएगी जो कि फोकस से वापस चली जाएगी, और दूसरी रे C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। तो ये दोनों रेज जो हैं, ये पहली रे और ये दूसरी रेज आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन ये आपस में इसका इंटरेक्शन इमेज के अंदर हमारा मिरर है उसके अंदर इसकी इमेज दिखाई देगी जो कि पहली इमेज से बहुत बड़ी होगी। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, इससे बहुत बड़ा इमेज हमें यहाँ पे मिरर के अंदर दिखाई देगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब मिरर के अंदर कोई इमेज बनती है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इरेक्ट इसलिए क्योंकि ए बी यहाँ पे इस तरीके से है, तो ए बी भी यहाँ पे इस तरीके से यानी सीधा है। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट है। पोजीशन होगी इमेज की बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और साइज जो होगा वो एनलार्ज्ड होगा, और ये साइज जो होगा वो वाकई में सबसे बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये सारे डायग्राम जो हमने 6 पोजीशन पढ़े हैं, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ एंड पी एंड एफ, ये सारे डायग्राम्स जो हैं मैंने इस टेबल के अंदर डाल दिए हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज जो है वो फोकस पे बनता है। अगर और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो एफ एंड सी बनता है, और ऑब्जेक्ट सी होता है तो एट सी पे उसकी इमेज बनती है। अब इसके उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एट फोकस पे इमेज है तो यहाँ पे एट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके उल्टा यानी एट इन्फिनिटी है, यहाँ पे एट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने पहले ये 3 डायग्राम अच्छे से याद करने हैं और उसके विपरीत हम बाकी चीज़ों को देख के पढ़ लेते हैं, बट हमें ये सारी पोजीशन, सारा साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज याद करना है। आप यहाँ आसानी से देख रहे होंगे कि ये सारे डायग्राम्स जो हैं, जो नेचर ऑफ इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और लास्ट इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे ये 6 पोजीशन पे है इसे भूल जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहली पोजीशन है, ये हमारा सोलर कुकर है, इसके ऊपर जो लाइट रे आ रही हैं, आपको पता है कि लाइट रे जब आती हैं तो प्रिंसिपल फोकस से वापस चली जाती हैं। तो इस प्रिंसिपल फोकस पे हमने सोलर कुकर रख दिया है। तो कॉन्केव मिरर का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ऐसा रिफ्लेक्टर जो सारी लाइट रे को फोकस पे जोड़ दे रहा है, और फोकस पे क्योंकि कुकर रख रखा है तो कुकर जल्दी हीट हो जाएगा। सो पहला है, लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनराइज टू प्रोड्यूस हीट ऑन सोलर फर्नेसेस। तो लार्ज कॉन्केव रिफ्लेक्टर की सहायता से हम सारी लाइट्स को कन्वर्स कर दे रहे हैं फोकस पे, और फोकस पे हमने सोलर कुकर रखा है जहाँ पे आसानी से वो हीट हो जा रहा है, क्योंकि सारी लाइट्स वहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं यानी कन्वर्स हो रही हैं। कन्वर्स का मतलब होता है इकट्ठा होना। नेक्स्ट पोजीशन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वुमन है जो कॉन्केव मिरर की सहायता से डॉक्टर उसके दांत के पिछले साइड में अगर कोई इन्फेक्शन है उसको आसानी से देख पा रहा है। आपको ये याद रखना होगा कि अगर इस पोजीशन पे मिरर को रखा जाता है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो F और P के बीच में होती है, और जो इमेज का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसी कारण से ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी और अपीयर होगी और बड़ी होगी। तो सेकंड है, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। टीथ की जो पोजीशन होगी वो पोल एंड फोकस के बीच में रखना होगा, तभी वो हमें लार्ज इमेज देखने को मिलेगी। यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर में जो थर्ड है कि यहाँ पे हमें एक टॉर्च है, इस टॉर्च में यहाँ पे कॉन्केव सरफेस बना रखी है। इस कॉन्केव सरफेस से क्या होता है कि अगर यहाँ पे टॉर्च की लाइट चलती है तो लाइट पहले इसके ऊपर कॉन्केव मिरर के ऊपर जाती है, और कॉन्केव मिरर के बाद ये बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वापस आती है। तो यहाँ पे हमें कोई चीज़ फोकस करनी है तो ये लाइट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगी। तो यही थर्ड पॉइंट में लिखा है, यूज इन सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब टीवी टावर है, उसके ऊपर हमने सर्च लाइट लगा रखा है, ये देखने के लिए कि कौन कौन हमारे पास आ रहा है, कौन कौन हमारे पास से दूर जा रहा है। व्हीकल हेडलाइट्स होती हैं वो भी बिल्कुल फ्रंट की तरफ फोकस करती हैं। एंड टॉर्चेस टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट है, यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर सरफेस। यहाँ पे आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये है एक व्यक्ति जो
सेविंग कर रहा है। सेविंग करने के सामने उसने एक कॉनकेव मिरर लगा रखा है। कॉनकेव मिरर में उसका जो फेस है काफ़ी बड़ा दिख रहा है। काफ़ी बड़ा दिखने के कारण से उसकी सेविंग अच्छे से हो पा रही है, कोई ऐसा बाल यहाँ पे छूट ना जाए, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसा सेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ फेस। लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इस वीडियो में कवर होगा और इस वीडियो का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है वो हमारा होता है फोकल लेंथ। तो इसके हिसाब से as we know that focal length of spherical mirror is half the length of radius of curvature, focal length is case is 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के हिसाब से, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई एक मिरर का नाम बताना है जिससे इरेक्ट एंड ए लार्ज इमेज आपको फॉर्म होती है। नेक्स्ट है टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इस वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में इसी तरीके से आपको कॉन्वेक्स मिरर की पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए।